शुक्रिया कि आपने हमारी कहानी का इंतखाब किया। अगर ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल पर मौजूद शहजादों, शहजादियों, परियों और सनसनीखेज जासूसी कहानियों को भी देखिए। इन कहानियों में दोस्ती, खानदान, हमदर्दी और अखलाकियात के खूबसूरत असबाक हैं। चलिए अब आज की दिलचस्प कहानी शुरू करते हैं, जिसका नाम है एक खजाने की चोरी। ये कहानी एक बहादुर लड़के हामिद की है, जो एक नानबाई की दुकान पर काम करता था। एक रोज हामिद ने बाजार में एक बच्चे को अगवा होते देखा और इस बदमाश का पीछा किया, जो बच्चे को अगवा करके ले जा रहा था। वो बहरी डाकुओं के जहाज तक पहुंचा, जहां अगवा शुदा बच्चा मौजूद था। हामिद ने खतरनाक हालात के बावजूद बच्चे को बचाने का इरादा किया। कहानी इस बात पर ख़त्म होती है कि हामिद की बहादुरी और ईमानदारी बदमाशों के अज़ाइम को नाकाम बनाती है। इस कहानी को मुख्तार अहमद ने लिखा है। इस कहानी के हुकूक बहक मुसन्निफ महफूज हैं। खजाने की चोरी। बहुत पुराने ज़माने की बात है। किसी मुल्क में दौलताबाद नामी एक शहर था। उस शहर में हामिद नाम का एक लड़का रहता था। उसके माँ बाप बहुत गरीब थे। उसके बाप ने उसको एक नानबाई की दुकान पर छोटे मोटे काम करने के लिए रखवा दिया था, ताकि घर के अखराजात चलाने में कुछ आसानी हो जाए। दुकान का मालिक बशारत नामी एक नौजवान लड़का था और बहुत नेक दिल था। वो हामिद को बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह समझता था और हर तरह से उसका ख्याल रखता था। बशारत ने अपनी मेहनत और ईमानदारी की बदौलत काफ़ी शोहरत हासिल कर ली थी और उसकी दुकान खूब चलती थी। रात को जब दुकान बंद होती थी तो वो हामिद को बचे हुए कुलचे, ताफ्तान और शेर माल भी दे दिया करता था, जिन्हें हामिद घर ले जाता और सब घर वाले रात का खाना पेट भर कर खाते थे। उसकी माँ अगर किसी वजह से सालन नहीं पका पाती थी तो वो लोग ताफ्तान और शेर माल दूध में भिगो भिगो कर खा लिया करते थे। हामिद को बशारत नानबाई की दुकान से जो पैसे मिलते थे, उन पैसों को वो बाप को दे देता था। उनको जमा कर के उसका बाप एक बकरी भी खरीद लाया था, जिस से उन्हें दूध की भी आसानी हो गई थी। एक रोज का जिक्र है कि नानबाई बशारत को घर पर कोई काम पड़ गया। उसने हामिद को जल्दी छुट्टी दे दी और खुद घर चला गया। छुट्टी मिलने पर हामिद बहुत खुश था। उसने सोचा कि आज वो सारा दिन घूमे फिरेगा। वो बाजार की तरफ निकल गया। नानबाई बशारत ने घर जाते हुए इसे चंद सके भी दे दिए थे और कहा था कि बाजार से कोई चीज लेकर खा लेना। हामिद को जलेबियां बहुत पसंद थी। उसको अपने माँ बाप और बहन भाइयों से बहुत मोहब्बत थी। उसने सोचा कि वो गर्म गर्म जलेबियां खरीद कर घर ले जाएगा और सब घर वालों के साथ खाएगा। वो बाजार पहुंचा तो वहां बड़ी गहमा गहमी थी। दुकानों पर लोगों का रश था। एक तरफ बहुत से मजदूर एक कतार में बैठे इस इंतजार में थे कि कोई उन्हें मजदूरी करवाने के लिए साथ ले जाएगा। दूध वाले की दुकान पर बैठे लोग बड़े बड़े प्यालों में दूध पी रहे थे। वो एक जलेबी की दुकान पर जाकर खड़ा हो गया। जलेबी वाला बड़े से तेल के कढ़ाव में जलेबियां बना रहा था और उन्हें शीरे के टब में डालता जा रहा था। हामिद ने सिक्के निकालने के लिए अभी जेब में हाथ डाला ही था कि उसने एक अजीब मंजर देखा। एक बड़ी सी 2 घोड़ों वाली बग्घी वहां से कुछ दूर आकर रुकी। उसमें से एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी उतरा और देखते ही देखते उसने वहां पर खड़े हुए 8-10 साल के एक बच्चे को उठाकर बग्घी में डाला और बग्घी चल पड़ी। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि ना तो वो उस बच्चे की शक्ल देख सका और ना ही ये समझ सका कि हुआ क्या है। थोड़ी देर बाद उसकी समझ में ये आया कि बग्घी में बैठा हुआ बदमाश किसी बच्चे को अगवा करके ले गया है। हामिद ने फौरन ही उस बग्घी के पीछे दौड़ लगा दी। बाजार के लोग भी इस वाकया पर हक्का बक्का थे और उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। बग्घी में 2 ताज़ा दम घोड़े जुटे हुए थे। हामिद 14-15 साल का एक दुबला पतला सा लड़का था। वो अपनी पूरी कुव्वत से बग्घी के पीछे दौड़ा था, मगर देखते ही देखते वो पुरस्कार बग्घी नजरों से ओझल हो गए। हामिद मायूस नहीं हुआ था। वो समझ गया था कि उस बच्चे को बदमाश लोग तावान के लिए पकड़ कर ले गए होंगे। उसने दिल में तहैया कर लिया कि उनके इरादों को खाक में मिला देगा। वो एक बहादुर और अक्लमंद लड़का था। जमीन कच्ची और रेतीली थी।
वो बग्घी के पहियों के निशान देखते हुए आगे बढ़ने लगा। वो चलता गया मगर एक जगह उसको रुकना पड़ गया। आगे समंदर था और यहाँ आकर बग्घी के पहियों के निशान गायब हो गए थे। हामिद को बहुत मायूसी हुई और वो नाकाम और नामुराद वापस लौट गया। उसका दिल इस वाक़े से बहुत अफसुर्दा हो गया था। वो बदमाश न जाने किसकी माँ के लख्ती जिगर को अगवा करके ले गए थे। जलेबियों का ख्याल छोड़कर वो सीधा घर पहुंचा ताकि माँ को इस वाक़े के बारे में बताए। जैसे ही वो अपनी गली में दाखिल हुआ, उसको अब्दुल के घर के सामने लोगों का झमघटा नजर आया। वो एक माहिर तामीराती कारीगर था और बड़े बड़े वजीरों और उमरा के महल तामीर करता था। बादशाह का नया महल भी उसने ही बनाया था। पूछ गुछ करने पर पता चला कि बाजार से उसका छोटा बेटा वो बदमाश अगवा करके ले गया है। अब्दुल और उसकी बीवी इस वाकया से सख्त परेशान थे। उसकी बीवी को गश पर गश आ रहे थे और पास पड़ोस वाले उनको तसल्ली दे रहे थे। हामिद अफसरदा दिल के साथ घर चला आया। घर आकर उसने सारी कहानी माँ को सुनाई। माँ सीधी साधी थी, घबराकर बोली, हामिद तुझे इन बदमाशों के पीछे नहीं जाना चाहिए था। अगर वो कुछ नुकसान पहुंचा देते तो क्या होता? हामिद ने कहा, माँ, फायदा और नुकसान तो अल्लाह के हाथ में है। आप ही ने तो कहा था कि किसी को मुसीबत में देखकर उसकी मदद करनी चाहिए। मैंने भी उस बच्चे की मदद करना चाहिए थी। उसकी माँ खामोश हो गई। वैसे वो अभी तक फिक्रमंद थी। रात को उसकी माँ ने इसे किसी काम से बाजार भेजा। वो अभी रास्ते में ही था कि क्या देखता है, वही बग्घी जिसमें अब्दुल के बेटे को अगवा किया गया था एक खुले मैदान में आकर रुकी। हामिद जल्दी से एक दरख्त के पीछे छप गया। उस बग्घी से एक आदमी उतरा और उधर उधर देखता हुआ अब्दुल के घर की जानिब बढ़ने लगा। हामिद भी बड़ी एहतियात से उसके पीछे चल पड़ा। रात ज्यादा हो गई थी। सब लोग अपने अपने घरों में मौजूद थे। गली महल्ले सुनसान पड़े हुए थे। अब्दुल ने इस वाकया के फौरन बाद कोतवाली जाकर अपने बेटे के मुतालिक रपट लिखवा दी थी और शहर के कोतवाल ने उसको तसल्ली दी थी कि वो जल्द ही उसके बेटे को ढूंढ निकालेंगे। कोतवाल ने अपने बहुत से सिपाहियों को इस काम पर लगा दिया था। उसे खदशा था कि अगर बच्चा ना मिला तो अब्दुल बादशाह से फरियाद करेगा। बादशाह उसको बहुत अच्छी तरह जानता था क्योंकि उसका नया और खूबसूरत महल अब्दुल की निगरानी में ही बना था। इस वजह से कोतवाल को खतरा था कि बादशाह इस सिलसिले में उससे बाज पर्स करेगा। वो पुरअसरार आदमी अब्दुल के घर के पास रुका। हामिद भी उसके बहुत करीब पहुंचकर एक दीवार की ओट में खड़ा हो गया और थोड़ा सा सर निकालकर उसको देखने लगा। उस आदमी ने इधर उधर देखते हुए दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक दी। दरवाजा खोलने वाला अब्दुल था। वो ये समझा था कि शायद उसका बेटा मिल गया है और कोतवाल उसको अपने साथ लाया है। उसने जब दरवाजा खोला तो उस आदमी की खौफनाक शक्ल देखकर खौफजदा हो गया। उस आदमी ने अपनी सख्त आवाज में कहा, तुम्हारा बेटा हमारे पास कैद है। तुमने बादशाह का महल बनाया था। तुम अगर अपने बेटे की जिंदगी चाहते हो तो बादशाह के महल का नक्शा हमारे हवाले कर दो। ये बात याद रखना कि तुम इस बात का तज़किरा किसी से नहीं करोगे, वरना हम तुम्हारे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उस आदमी की बात सुनकर अब्दुल के चेहरे से खौफ के आसार दूर हो गए। उसने सख्त लहजे में कहा, बादशाह सलामत के महल के नक्शे को लेकर तुम जरूर उनको कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हो। पूरी रियाया बादशाह सलामत की वफादार है, मैं भी उनका वफादार हूँ। तुम कुछ भी कर लो, मैं बादशाह सलामत से गद्दारी नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर वो आदमी तैश में आ गया। उसने लात मार कर दरवाजे पर रखा गमला तोड़ दिया और खूनखार लहजे में बोला, मैं कल इसी वक्त फिर आऊंगा। अच्छी तरह सोच लेना, बादशाह की वफादारी चाहते हो या अपने बेटे की जिंदगी। तुम हमें जानते नहीं हो, हम बहुत खतरनाक लोग हैं। हामिद ने यह तमाम बातें सुन ली थी। उसने जब यह सुना कि यह शख्स बादशाह सलामत को नुकसान पहुंचाने का सोच रहा है तो हामिद को भी बहुत गुस्सा आया।
उसने तहैया कर लिया कि वो इन लोगों के अज़ाइम खाक में मिलाने की पूरी कोशिश करेगा। वो बिजली की सी तेजी से अपनी जगह से उठा और दबे कदमों दौड़ता हुआ बग्घी के पास आया। बग्घी के पीछे वाले हिस्से में सामान रखने के लिए लकड़ी का एक छोटा सा केबिन बना हुआ था। उसने जल्दी से उसका दरवाजा खोला और अंदर झांका। वो काफी कुशादा था और खाली था। हामिद जल्दी से उसमें बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो आदमी भी वापस आ गया और बग्घी चल पड़ी। बग्घी के इस केबिन की दीवार में एक दो जगह छोटे छोटे सुराख थे। हामिद इन सुराखों में से बाहर झांकने लगा। थोड़ी देर बाद बग्घी समंदर के किनारे पहुंच गई। हामिद को एक बहुत बड़ा पानी का जहाज नजर आया। बग्घी नजदीक पहुंची तो जहाज से एक तख्ता खोलकर किनारे से लगा दिया गया। बग्घी उस पर से होती हुई जहाज के अर्शे पर पहुंच गई। अब हामिद की समझ में ये बात भी आ गई कि बग्घी में दो घोड़े क्यों जोते गए थे। एक अकेला घोड़ा उस ढलवान लकड़ी के तख्ते से ऊपर नहीं चढ़ सकता था। हामिद को केबिन की दीवारों के सुराखों से जहाज के अर्शे पर तलवारों से मुसल्लह बहुत सारे अफराद नजर आए। ये सोचकर उसके रूंगटे खौफ से खड़े हो गए कि वो बहरी डाकुओं के जहाज पर पहुंच गया है। बग्घी अर्शे पर पहुंची तो उसमें बैठा हुआ आदमी नीचे उतर गया। दो आदमी घोड़ों को खोलने लगे और फिर बग्घी को एक कोने में खड़ा कर दिया गया। हामिद इस इंतजार में था कि डाकू खाने पीने से फारिग होकर सोएं तो वो इस केबिन से निकलकर अब्दुल के लड़के को तलाश करे। आधी रात के वक्त सब लोग सोने के लिए चले गए। बहरी जहाज बीच समंदर में खड़ा था। हामिद को भूख भी सताने लगी थी। जब हर तरफ खामोशी छा गई तो वो खामोशी से केबिन से निकला। उसके तरफ बावर्ची खाना था और एक तश्त में खुशबूदार तली हुई मछलियां रखी हुई थी। उसने कुछ मछलियां एक थैले में डाली और वहां से निकल गया। अब वो जहाज के उस हिस्से में आ गया था जहां उसके दाएं बाएं डाकुओं के कमरे थे और सबके दरवाजे बंद थे। डाकुओं को इस बात का जरा सा भी खदशा नहीं था कि वहां पर कोई आ सकता है, इसलिए हामिद को कोई पहरेदार भी नजर नहीं आ रहा था। सामने जाकर एक रास्ता नीचे जाता नजर आया। वो सीढ़ियां उतरकर नीचे आया। ये डाकुओं का गोदाम था और यहाँ पर अनाज की बोरियां और लूटे हुए सामान के ढेर नजर आए। एक तरफ एक छोटा सा कमरा था। कमरे की कुंडी बाहर से बंद थी और अंदर से हल्की हल्की सिसकियों की आवाजें आ रही थी। हामिद ने झपट कर दरवाजा खोला। अंदर अब्दुल का लड़का तलहा मौजूद था। एक ही महल्ले में रहने की वजह से वो हामिद को पहचानता था। तलहा ने हामिद को देखा तो उसके गिले से लगकर रोने लगा। हामिद भाई, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। ये मुझे खाने को भी कुछ नहीं देते। इनमें से एक आदमी कह रहा था कि जब तेरा बाप हमें बादशाह के महल का नक्शा दे देगा तो हम तुझे खाने को भी देंगे और आजाद भी कर देंगे। उन्हें बादशाह के महल का नक्शा क्यों चाहिए? क्या ये लोग भी बादशाह सलामत जैसा महल बनाना चाहते हैं? तलहा की बात पर हामिद को हंसी आ गई। उसने हंसी रोककर तलहा को तसल्ली दी और थैले में से मछलियां निकालकर उसे दे। मछली देखकर वो खुश हो गया। भूखा तो था ही, जल्दी जल्दी खाने लगा। इसे खाता छोड़कर हामिद दोबारा दबे कदमों चलता हुआ बावर्ची खाने में आया और दूसरी कुछ खाने की अशिया और पानी लेकर दोबारा तलहा के पास आया। उसका भी भूख के मारे बुरा हाल था, इसलिए वो भी खाने में शरीक हो गया। खाने के बाद हामिद ने इसे बहुत सी बातें समझाएं और उससे कहा कि वो जैसा कहे इस पर अमल करे। इसके बाद उसने तलहा को अपने साथ लिया, कमरे को बाहर से कुंडी लगाई और दोनों बड़ी खामोशी से चलते हुए बग्घी के पास आए और केबिन के अंदर छुप कर बैठ गए। हामिद को अपने माँ बाप की फिक्र सताने लगी। वो उसकी गुमशुदगी से यकीनन बहुत परेशान हो रहे होंगे। वो तलहा को लेकर जल्द से जल्द घर पहुंच जाना चाहता था, मगर वो लोग बीच समंदर में थे और कोई ऐसा जरिया भी नहीं था कि वो दोनों किनारे तक पहुंच सकते। अब तो सिर्फ एक ही हल था कि वो डाकू रात को अब्दुल से मिलने जाए और इस तरह वो लोग भी यहाँ से निकल जाएं। इन लोगों ने पेट भर कर खाना खाया था, इसलिए इस परेशानी में भी उन्हें नींद ने आ घेरा और वो सुबह देर तक सोते रहे।
बाकी दिन रात का इंतजार करते करते गुजर गया। जब अच्छी खासी रात हो गई तो डाकुओं के जहाज ने साहिल का रुख किया और बग्घी लकड़ी के तख्तों पर से होती हुई खुश्की पर आई और तेजी से दौलताबाद की तरफ रवाना हो गई। तलहा बहुत खुश था। उसे अपनी अम्मा और अब्बा बहुत याद आ रहे थे। उधर अब्दुल ने सुबह होते ही बादशाह से मुलाकात करके उसे सारी सूरत हाल से वाकिफ कर दिया था। बादशाह ने कहा, अब्दुल, हमें तुम पर फख्र है। तुमने हमारे भले को देखते हुए अपने बेटे की भी परवाह। बादशाह ने कहा, अब्दुल, हमें तुम पर फख्र है। तुमने हमारे भले को देखते हुए अपने बेटे की भी परवाह नहीं की। हम तुमसे बहुत खुश हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारा बेटा बाजियाब हो जाए। अब्दुल ने कहा, जहां पना, मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है कि कैसे भी हालात हों, आदमी को ना तो किसी मुजरिम की बात माननी चाहिए और ना उसे किसी जुर्म का हिस्सा बनना चाहिए। अब्दुल ने बादशाह को यह भी बता दिया था कि वो बदमाश आज रात फिर उसके पास आएगा। बादशाह ने इसी वक्त कोतवाल को तलब किया और उसको जरूरी हिदायत देने लगा। बादशाह के हुक्म के मुताबिक कोतवाल ने अब्दुल के घर के चारों तरफ तलवारों से मुसल्लह सिपाही तैनात कर दिए। डाकुओं को अब्दुल से इस बात का खतरा नहीं था कि वो इस बारे में किसी को कुछ बताएगा, क्योंकि उसका बेटा उनके कब्जे में था। उस डाकू ने कल रात की तरह बग्घी को फिर इसी मैदान में खड़ा किया और खुद उससे उतरकर तेज तेज कदमों से अब्दुल के घर की जानिब रवाना हो गया। जब वो कुछ दूर निकल गया तो हामिद और तलहा भी बग्घी से बाहर आए और खामोशी से छुपते छुपाते डाकू के पीछे चल पड़े। डाकू जैसे ही अब्दुल के घर के नजदीक पहुंचा, सिपाहियों ने उसे काबू कर लिया। डाकू चिल्लाकर बोला, अब्दुल, तूने अच्छा नहीं किया। मैं अगर थोड़ी देर तक अपने साथियों के पास नहीं पहुंचा तो वो तेरे बेटे को कत्ल कर देंगे। ऐन इसी वक्त हामिद तलहा के साथ सब लोगों के सामने आ गया। झूठ मत बोलो, अब्दुल चाचा का बेटा तो ये रहा। तुम्हारे जालिम साथी इसे कैसे कत्ल करेंगे? हामिद ने कहा। तलहा को देखकर डाकू का मुंह हैरत से खुल गया। अब्दुल ने दौड़कर तलहा को गले से लगा लिया और चिल्लाकर बोला, अरे देख नेक बख्त, हमारा तलहा घर लौट आया है। उसकी चीख व पुकार सुनकर तलहा की माँ फौरन ही बाहर निकल कर आ गई और फिर जो वो तलहा से लिपट कर धाड़े मार मार कर रोई है तो देखने वालों की आंखें भी अश्कबार हो गई। इसी असना में हामिद के माँ बाप भी वहां आ गए थे। उसकी माँ जरा भी परेशान नहीं थी। उसने हामिद को गिले से लगाया और बोली, मैंने तो सबसे कह दिया था कि मेरा हामिद अब्दुल भाई के बेटे तलहा को लेकर ही आएगा। माँ की ये बात सुनकर तलहा को बहुत खुशी हुई। कोतवाल ने डाकू को इसी वक्त गिरफ्तार करके बादशाह के सामने पेश किया। वो खौफ के मारे थर थर कांप रहा था। बादशाह सलामत, ये डाकू इतने जालिम हैं कि उन्होंने तलहा को कुछ खाने को भी नहीं दिया था। हामिद ने बादशाह से कहा। बादशाह ने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, तुम एक बहादुर लड़के हो, हम तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हुए हैं। फिर वो कोतवाल की तरफ मुड़ा और बोला, ये क्या हो रहा है कोतवाल साहिब? छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े डाकुओं को पकड़वा रहे हैं और आप हैं कि मजे से आंखें बंद किए बैठे हुए हैं। समंदरी डाकुओं की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो हमारे महल का नक्शा हासिल करके ना जाने हमारे खिलाफ कौन सी साजिश करना चाह रहे थे। कोतवाल, तुम्हारी कारकर्दगी से हम सख्त मायूस हुए हैं। बादशाह की बात सुनकर कोतवाल का खून खुश्क हो गया था और हाथ पांव में लर्जा तारी होने लगा। वजीर ने हाथ बांधकर अर्ज की, मेरा तो ख्याल है कि वो महल पर शब खून मारकर तख्त पर कब्जा करना चाह रहे थे। महल का नक्शा अगर उन्हें मिल जाता तो उससे उन्हें महल में रहने वालों के कमरों की निशानदेही भी हो जाती और इस बात का भी इल्म हो जाता कि महल में कितने पहरेदार उसकी हिफाजत पर मामूर हैं। कोतवाल ने शर्मिंदगी से गर्दन झुका ली थी। उसको इस बात पर सख्त शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था कि वो समंदरी डाकू यूं दंदनाते फिर रहे थे। बादशाह ने इसी वक्त जल्लाद को तलब किया और उससे कहा, अब हम इस डाकू से कुछ पूछेंगे।
अगर ये जवाब न दे तो तुम उसकी गर्दन उड़ा देना। जल्लाद ने अपनी तलवार निकालकर हाथ में पकड़ ली और डाकू के सामने जाकर खड़ा हो गया। चमकदार तलवार देखकर डाकू का रंग फक हो गया। बादशाह ने उसको मुखातिब करके कहा, सच सच बताओ, तुम लोग महल का नक्शा क्यों लेना चाहते थे? डाकू ने थूक निगल कर कहा, बादशाह सलामत, हमारा सरदार बहुत लालची आदमी है। वो महल के नक्शे से आपके खजानों तक पहुंचना चाहता था ताकि उनको चोरी कर सके। खजाने को चोरी करके वो बहुत अमीर आदमी बनना चाहता था। बादशाह ने कहा, वो खजाना हमारा नहीं है, हमारी रियाया का है। वो अगर चोरी हो जाता तो फिर हम अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली बगैर पैसों के कैसे करते? अपनी फौज, सिपाहियों और दूसरे सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें कहाँ से देते? तुम्हारा जुर्म बहुत बड़ा है, तुम्हें इसकी सख्त सजा मिलेगी। उस डाकू को जेल में डाल दिया गया। इसके बाद कोतवाल ने बहुत सारे सिपाही साथ लिए और हामिद से कहा, अब तुम हमें उस जगह ले चलो जहां समंदर में वो जहाज खड़ा है। हामिद और कोतवाल डाकुओं की बग्घी में बैठे और हामिद कोतवाल को रास्ता बताने लगा। सिपाही चुपके चुपके इन लोगों के पीछे आ रहे थे। समंदर पर जहाज खड़ा था और उसमें मौजूद डाकू अपने साथ का इंतजार कर रहे थे। बग्घी देखकर डाकू ये समझे कि उनका साथी आ गया है। अंधेरा होने की वजह से वो कोतवाल और हामिद की शक्लें नहीं देख सके थे। जैसे ही लकड़ी के बड़े से तख्ते ने साहिल को छुआ, कोतवाल के सारे छुपे हुए सिपाही बाहर निकल आए और उस तख्ते की मदद से जहाज के ऊपर चढ़कर डाकुओं पर हल्ला बोल दिया। डाकू बेखबरी में पकड़े गए। चंद एक डाकुओं ने घबराकर समंदर में छलांग लगा दी। कोतवाल के हुक्म पर उसके सिपाही भी समंदर में कूद गए और भागने वाले डाकुओं को भी गिरफ्तार कर लिया। उनका सरदार जहाज के तहखाने में बैठा सोने के सिक्कों की बोरी खोलकर सके गिन रहा था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। डाकुओं के जहाज से बहुत सारा लूटा हुआ माल बरामद हुआ था। बादशाह ने इन तमाम चीजों को उन लोगों को वापस कर दिया जिनको लूटकर डाकुओं ने इसे जमा किया था। अब्दुल को बादशाह से वफादारी के बदले और हामिद को उसकी बहादुरी के सिले में बादशाह ने 2,000 अशरफियां इनाम में दी। अब्दुल तो खैर पहले ही से बहुत अमीर था, मगर बादशाह के इनाम की वजह से हामिद और उसके घर वालों के दिन फिर गए थे। अगले रोज जब हामिद हिस्बे मामूल दुकान पर पहुंचा तो बशारत नानबाई ने उसकी बड़ी आवभगत की। उसने कहा, हामिद, अब तो तुम एक अमीर लड़के हो गए हो। बादशाह सलामत तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हुए हैं। मुझे पता है कि अब तुम मेरी दुकान पर काम नहीं करोगे। हामिद ने हंसकर कहा, बादशाह सलामत ने मुझे जितनी भी अशरफियां दी थी वो तो मेरी माँ ने ले ली है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर मैंने काम करना छोड़ दिया तो फिर जलेबियां कहाँ से खरीदूंगा? और जनाब, मेरा तो ये ख्याल है कि आदमी के पास चाहे जितनी भी दौलत आ जाए, उसे हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठना चाहिए। कुछ ना कुछ करते रहने में ही भलाई है। उसकी बात सुनकर बशारत नानबाई बहुत खुश हुआ और बोला, हामिद, मेरा दिल कहता है कि तुम अपनी बहादुरी, खुदा तरसी और अच्छे ख्यालात की वजह से एक रोज बहुत बड़े आदमी बनोगे। हामिद ने मुस्कुराते हुए झुक कर उसका शुक्रिया अदा किया और फिर दुकान के कामों में लग गया।